नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं अनकट। बात फरवरी 2014 की है। उस समय अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी, वो राष्ट्रपति हुआ करते थे। तब उनकी सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों ने कहा था कि रूस कुल मिलाकर क्या है। रूस कुल मिलाकर एक गैस स्टेशन है जिसने एक देश का मुखौटा धारण कर रखा है। गैस स्टेशन यानी वहां पेट्रोल पंप को कहा जाता है। तो बराक ओबामा की प्रशासन की नजरों में रूस एक पेट्रोल पंप था, यानी रूस के पास गैस थी, प्राकृतिक गैस और तेल था। बराक ओबामा भी तब कहा करते थे कि रूस एक रीजनल पावर है, एक क्षेत्रीय शक्ति है। गैस स्टेशन वाली बात का भी कभी बराक ओबामा ने खंडन नहीं किया था, यानी उसका भी वो समर्थन कर रहे थे। ये अलग बात है कि ये जो गैस स्टेशन है, जो पेट्रोल पंप है, एक तरह से रूस, वो पेट्रोल पंप इस समय यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका को अपनी हिंसा की आग में, युद्ध की आग में लिए हुए है। ये और बात है कि रूस का पेट्रोल और रूस का जो गैस है, उससे पूरे यूरोप की गाड़ियां चलती हैं, चूल्हा चौके में वो काम आता है। 40% यूरोप के देशों की गैस की सप्लाई, पेट्रोल की सप्लाई रूस से होती है। कुछ जगह 80%, कुछ जगह तो 100% होती है। यही वजह है कि यूरोप के देशों ने जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो गैस और पेट्रोल को अलग कर दिया। जर्मनी तो नोड 2 नाम की एक नई गैस की पाइपलाइन भी बिछा रहा है और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के नाम पर उसने इतना कहा कि ये जो इसकी मंजूरी है पाइपलाइन की, इसको वो थोड़ा सा टाल रहे हैं। चलिए, ये कहानी अलग है, लेकिन बड़ी कहानी ये है कि जो पेट्रोल पंप के रूप में जो रूस नाम का एक देश है, वो चीन के चक्कर में कैसे फंस गया। क्या पुतिन ने 2014 में जो बराक ओबामा की तरफ से कहा गया उसको पूरी गंभीरता से लिया और तभी उनके मन में आ गया कि अमेरिका से और यूरोप से बदला लेना है। उधर चीन भी बदला लेना चाह रहा था। चीन भी फंसा हुआ था कोरोना को लेकर, जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप से बदनाम कर रहे थे, चाइना वायरस कह कह कर संबोधित कर रहे थे, तंज कस रहे थे। तो दोनों को मौका लगा, पुतिन को और शी जिनपिंग को, कोरोना की दूसरी लहर के खात्मे के बाद देखा कि यूरोप कमजोर हो रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इस साल फरवरी में 4 फरवरी को पुतिन जाते हैं चीन। वहां पर वो शी जिनपिंग से मिलते हैं। मौका था शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन का, जिसका अमेरिका और कुछ और देशों ने बहिष्कार किया था। वहीं शायद बात होती है, शी जिनपिंग कहते हैं कि यूक्रेन पर हमला अभी नहीं करना है, शीतकालीन ओलंपिक पूरे हो जाएं उसके बाद करना। और ऐसा लगता है कि पुतिन उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन पर हमला उसके बाद ही होता है। पुतिन बार बार यही कहते हैं, चीन को भी यही कहते हैं कि साहब हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, यूक्रेन नाटो में जाना चाह रहा है, अमेरिका उसे प्रश्रय दे रहा है, यूरोपियन यूनियन के देश प्रश्रय दे रहे हैं, हमारे दरवाजे तक नाटो आ जाएगा, हमारी संप्रभुता पर खतरा पैदा हो जाएगा और हमें एक कमज़ोर देश माना जा रहा है। रूस अपने आप में सैन्य महाशक्ति है, लेकिन एक सैन्य महाशक्ति तब तक पूरी दुनिया पर उस रूप में चौधराहट नहीं जता सकती जिस रूप में अमेरिका ने जताई, जब तक कि वो आर्थिक महाशक्ति भी ना हो। अमेरिका सैन्य महाशक्ति रहा और साथ ही साथ आर्थिक महाशक्ति रहा। अब आर्थिक महाशक्ति का ताज तो चीन ने छीन लिया है। चीन अब आर्थिक महाशक्ति है और रूस अमेरिका की टक्कर में सैन्य महाशक्ति है। तो दोनों महाशक्तियां मिलकर अब पूरी दुनिया पर कब्जा करने की बात सोच रही हैं क्या? ये एक बड़ी बात उठती है। फिर पुतिन कैसे चीन के प्रभाव में है, इसका एक दूसरा उदाहरण ये है कि जब पुतिन ने ये बात कही कि यूक्रेन की जो सरकार है भ्रष्ट है, वो आतंकवादी है, वो गंजेड़ियों से, अफीमचियों से घिरी हुई है, वो नियो नाजीवाद को, नव नाजीवाद को बढ़ावा दे रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। वहाँ के सैनिकों से आह्वान करते हैं
कि सत्ता अपने कब्जे में ले लो। तो पुतिन कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे थे कि नई जो सरकार बनेगी ऐसी सरकार होनी चाहिए जो उनके मन मुताबिक काम करे, यानी नाटो में शामिल नहीं हो, इस बात को लिखित में लिख कर दे दे। इसके बाद जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो थोड़ा ऑफर करते हैं कि हम न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर रूस से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस बीच पुतिन शी जिनपिंग को फोन लगाते हैं और शी जिनपिंग पता नहीं उन्हें क्या पट्टी पढ़ाते हैं कि पुतिन की भाषा बदल जाती है। वो कहते हैं कि जो मिन्स्क नाम की जो राजधानी है बेलारूस की नाम के देश की, वहां मिला जा सकता है। यूक्रेन के कुछ प्रतिनिधियों के साथ रूस के प्रतिनिधि मिल सकते हैं और बातचीत का रास्ता निकाल सकते हैं। रूस और चीन के बीच में, यानी पुतिन और शी जिनपिंग के बीच कुछ पक रहा है। इसका तीसरा सबूत इस बात का है कि शी जिनपिंग को जब पुतिन फोन करके कहते हैं कि कैसे उन्हें किन मजबूरियों के चलते, किन वजह के कारण उनको यूक्रेन पर हमला करना पड़ रहा है, कि नाटो का और दूसरे उदाहरण अमेरिका और यूरोप के उदाहरण वो देते हैं, तो चीन जो अपनी विज्ञप्ति जारी करता है इसमें इस बात का उल्लेख पूरी तरह से करता है, पूरी विस्तार के साथ करता है। यानी साफ है कि चीन इसको एंडोर्स कर रहा है। चीन ये मान रहा है कि पुतिन जो कह रहे हैं वो बात सही है और पुतिन ने जो यूक्रेन पर हमला किया वो जायज़ है। इसको इस संदर्भ में देखें कि पुतिन ने मोदी को भी फोन किया था, लेकिन मोदी के यहाँ से यानी भारत की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि पुतिन ने किन मजबूरी के हालातों के कारण यूक्रेन पर हमला किया, बल्कि हमने तो इतना उल्लेख किया कि साहब देखिए डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, कूटनीतिक बातें होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग के जरिए समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। ये सैनिक हमला नहीं होना चाहिए, सैनिक हमला ठीक बात नहीं और प्लस हमारे नागरिक वापस आ जाएं, इसकी आप सुविधा प्रोवाइड कीजिए। तो पुतिन और शी जिनपिंग की कहानी अब आपके सामने थोड़ी थोड़ी साफ होनी शुरू हो गई होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर, हाँ, थोड़ा यूएनएससी की भी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के अंदर जो प्रस्ताव आया, तो चीन ने उसका पहला जो प्रस्ताव आया था 31 जनवरी को, उसका विरोध कर दिया था, वीटो कर दिया था। दूसरा प्रस्ताव आया तो वो एब्सटेन हो गया। हालांकि एब्सटेन भारत भी हुआ, लेकिन चीन ने कभी भी ये नहीं कहा कि पुतिन ने हमला किया है यूक्रेन पर। चीन ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये गलत है। भारत ने जबकि ये कहा कि जब डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत हो सकती थी, समाधान हो सकता था, तो ये मिलिट्री आक्रमण करने की जरूरत क्या थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो इस हिसाब से भी पता लगता है कि शी जिनपिंग और पुतिन के बीच बहुत कुछ चल रहा है और चीन कहीं ना कहीं पुतिन को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश में है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन चाहता है कि भारत के खिलाफ भी वो अपना कड़ा रुख अपनाए, तो रूस भारत का साथ नहीं दे, भारत को इस टैंगल में फंसा दिया जाए कि भारत अमेरिका के पक्ष में चला जाए, ताकि रूस को पूरी तरह से चीन अपने साथ ला सके। दूसरा, चीन को लग रहा है कि लंबे समय तक अगर आर्थिक प्रतिबंध जारी रहे तो रूस को जरूरत पड़ेगी चीन की। तीसरा, चीन को दो चीजें लग रही हैं। चीन को लग रहा है कि साहब यूक्रेन तो बड़ा साथ दे रहा था अमेरिका का, यूरोपीय देशों का, नाटो में जाने के लिए उछल रहा था, लेकिन जब बारी आई तो ना नाटो वाले सामने आए, ना अमेरिका वाले सामने आए, ना यूरोप वाले सामने आए। कोई उनके यहाँ साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पैसा देने की बात कह रहे हैं, हथियार देने की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज देने की बात कर रहे हैं। यानी चीन को लगा कि जब रूस जैसा देश जो सिर्फ सैन्य शक्ति है, आर्थिक शक्ति नहीं है, वो अपनी मनमानी यूक्रेन में कर सकता है, तो चीन भी फिर अपनी मनमानी दक्षिण चीन सागर में कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश में कर सकता है, जिसे वो दक्षिण तिब्बत बताता रहा है, लद्दाख में कर सकता है, जापान के साथ जो एक द्वीप समूह का एक चक्कर चल रहा है उस वहां कर सकता है, ताइवान को दबाने के लिए कर सकता है। तो चीन को लगा कि जब वहां ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो जब चीन यहां करेगा तब भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, भारत को भी इस चीज को समझना चाहिए। भारत को ये बात समझनी चाहिए कि चीन और रूस अगर साथ आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा घाटा तो भारत को होने वाला है। आखिर रूस, चीन और पाकिस्तान और साथ में तालिबान का अफगानिस्तान भी मिल गया, अगर ये एक चौकड़ी बन जाती है
तो उस चौकड़ी से सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत को ही होगा। ये आशंका तो भारत को ही होनी चाहिए। भारत को ये भी समझना चाहिए कि यूक्रेन का साथ देकर क्या हासिल होगा। भारत को ये भी समझना चाहिए कि चीन 18 महीने से लद्दाख में गड़बड़ी किए हुए है और यूरोप के देशों ने उस रूप में चीन की आलोचना नहीं की जिस रूप में वो चाहते हैं कि भारत यूक्रेन की आलोचना करे। तो इस बात को भी भारत को समझना चाहिए। अब रूस जैसा देश है जिसने S-400 नाम की मिसाइल भारत को दी, तो रूस भी जानता है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत अमेरिका के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करने वाला, इसका इस्तेमाल तो चीन के खिलाफ होने वाला है। उसके बावजूद वो भारत को ये मिसाइल दे रहा है। यानी रूस भी जानता है कि एशिया के इस क्षेत्र में चीन और भारत के बीच एक संतुलन, एक सामंजस्य बैठाए जाने की ज़रूरत है और चीन की जितनी दरकार रूस को है उतनी दरकार रूस को भारत की भी है। तो भारत की अहमियत रूस समझ रहा है, भारत को रूस की अहमियत भी समझनी चाहिए, जो भारत समझ रहा है। इसलिए बड़े संयम से वो बयान दे रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव रखा गया उसमें भारत ने एब्सटेन किया और एब्सटेन करने के बाद एब्सटेन करने की वजह जो बताई वो यही बताई कि साहब अभी डिप्लोमेसी के जरिए बात हो सकती थी, अब शांति से समाधान निकल सकता था, इसलिए जल्दबाजी हो गई, थोड़ा उतावलापन हो गया, मिलिट्री एक्शन से थोड़ा रेस्ट्रेंट करना चाहिए था रूस को। तो ये बीच का रास्ता भारत ने निकालने की कोशिश की है और इस बहाने यूरोप के देशों को और अमेरिका को भी ये बात बताने की कोशिश की है कि देखिए हम रूस के जो प्रस्ताव आया है रूस के खिलाफ उससे एब्सटेन तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी एक वाजिब वजह भी बता रहे हैं और इसलिए हम बैलेंस रुख अपनाए हुए हैं, दोनों तरफ हम बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है और चीन रूस को अपने बहकावे में लाकर भारत के खिलाफ कोई किलेबंदी करने की योजना तो नहीं बना रहा। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। आखिर रूस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुराने संबंध भी यही बताते हैं कि जब यूरोप और अमेरिका भारत के साथ नहीं आएंगे, अगर चीन ने पंगा बड़ा किया, रूस ज़रूर भारत का साथ देगा और चीन को समझाने दबाने में भी भारत की मदद करेगा। ये बात भी भारत समझ रहा है और समझ कर ही इस तरह के वो बयान दे रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।